जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख डिफेंस अपडेट्स पे। शुरुआत करते हैं भारत के K9 वज्र को लेकर आई एक रिपोर्ट से। भारत के K9 वज्र तोप को अब K9 वज्र 2.0 में अपग्रेड करने की योजना बनाई जा रही है। यह सिर्फ सामान्य अपग्रेड नहीं होगा, बल्कि इसमें AI, ऑटोमेशन और एंटी ड्रोन तकनीक जैसी क्षमताएं जोड़ी जाएंगी। भारतीय सेना अपनी शुरुआती 100 K9 वज्र तोपों को अपग्रेड करेगी। नया वेरिएंट दक्षिण कोरिया के आधुनिक K9A2 या K9A3 मॉडल जैसा होगा। इसमें AI आधारित रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन लगाया जाएगा, जो ड्रोन को पहचान कर ट्रैक और नष्ट कर सकेगा। सिस्टम मशीन विजन और AI एल्गोरिथम की मदद से छोटे ड्रोन और लोइटरिंग म्यूनिशन को भी पकड़ पाएगा। इसमें हार्ड किल और सॉफ्ट किल दोनों एंटी ड्रोन सिस्टम होंगे। हार्ड किल सीधे ड्रोन को मार गिराएगा, जबकि सॉफ्ट किल जैमर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से ड्रोन के सिग्नल को बिगाड़ेगा। K9 वज्र प्रोग्राम में लगभग 82% स्वदेशीकरण हो चुका है और भारत की निजी कंपनियां भी AI व इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम बनाने में शामिल होंगी। पारस डिफेंस ने नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 में अपना नया पारस SK50 वेपनाइज्ड ड्रोन प्रदर्शित किया था। ये ड्रोन स्वदेशी टैक्टिकल कॉम्बैट ड्रोन है, जिसे आधुनिक युद्ध के लिए बनाया गया है। ड्रोन सर्विलेंस, टारगेट ट्रैकिंग, रिकॉनेसेंस और प्रिसीजन स्ट्राइक जैसे मिशंस में इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसमें इंटेलिजेंट टारगेट आइडेंटिफिकेशन और ऑटोनोमस कैपेबिलिटीज भी दी गई हैं, जिससे ये अपने आप टारगेट को पहचान कर उन्हें ट्रैक भी कर सकेगा। कंपनी की बात माने तो ये ड्रोन कठिन बैटलफील्ड कंडीशन में भी तेजी से काम करने और अलग अलग मिशंस के लिए एडॉप्टेबल है। भारतीय सेना में आर्म ड्रोन्स की लगातार बढ़ती जरूरत को देखते हुए इसे विकसित किया गया है और ये ड्रोन हाई रिस्क मिशन में सैनिकों की काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा और खतरे को कम करेगा। नॉर्थ टेक सिंपोजियम, जो कि प्रयागराज में आयोजित किया गया था, उसमें बहुत सारे ड्रोन्स दिखाए गए थे और ये भी उनमें से एक प्रमुख ड्रोन था। ये प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत और भारत की डिफेंस सेल्फ रिलायंस को मजबूती प्रदान करता है और भविष्य में ऐसे आर्म ड्रोन बॉर्डर सर्विलेंस, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, स्वार्म वॉरफेयर, हाई एल्टीट्यूड मिशन में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने पुष्टि करी है कि भारतीय वायुसेना के लिए ऑर्डर किए गए 12 नए सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में से पहला विमान फाइनेंशियल ईयर 2027-28 में डिलीवर किया जाएगा और बाकी 11 विमान फाइनेंशियल ईयर 2028 और 29 में दिए जाएंगे। सरकार ने ये ऑर्डर इसलिए दिया है ताकि वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बनी रहे और ताकत को वापस प्राप्त किया जा सके, और जो पुराने विमान अलग अलग हादसों में नष्ट हुए हैं या डिकमीशन हुए हैं, उनकी कमी को पूरा किया जा सके। इससे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो नासिक फैसिलिटी है फिर से एक्टिव हुई है और यहाँ पर उनका प्रोडक्शन भी चालू है, जहाँ पर सुखोई 30 MKI का निर्माण हो रहा है। HAL ने बताया कि नए विमानों के लिए तैयारी और सप्लाई चेन पर काम शुरू हो चुका है। नए बैच में कई स्वदेशी सिस्टम और अपग्रेड भी लगाए जाएंगे, जिन्हें पिछले कुछ वर्षों में सुखोई 30 MKI के बेड़े में शामिल किया गया है। हालांकि उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं करी कि ये सुपर सुखोई स्टैंडर्ड के होंगे या नहीं। प्रैक्टिकली देखा जाए तो अभी ये स्टैंडर्ड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चीज़ें विकसित की जा रही हैं, लेकिन ये इतना ज़रूर है कि जो करंट Su-30 MKI हैं उनके तुलना में ये ज़्यादा एडवांस होने वाले हैं। भारतीय नौसेना अब 2 नए पनडुब्बी परियोजनाओं प्रोजेक्ट 76 और प्रोजेक्ट 77 पर काम कर रही है, जहां पर प्रोजेक्ट 76 में हमें SSK और 77 में SSN देखने को मिलेंगी। इन दोनों का बड़ा लक्ष्य है, जिसमें 95% तक स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल होगा। आसान भाषा में समझे तो दोनों पनडुब्बियों में कई सिस्टम एक जैसे होंगे। नौसेना चाहती है कि दोनों सबमरीन में कॉम्बैट सिस्टम, सोनार, हथियार कंट्रोल सिस्टम, सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जैसी चीज़ें जो है वो कॉमन हो। इससे लागत कम होगी, ट्रेनिंग आसान होगी, रखरखाव आसान होगा और विदेशी निर्भरता घटेगी। प्रोजेक्ट 76 की बात करें तो ये एक डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन प्रोग्राम होगा, जिसमें तकरीबन जो 3000 टन का डिस्प्लेसमेंट है वो देखने को मिलेगा। जो AIP हमें तकनीक देखने को मिलेगी, यह ज़्यादा शांत और ज़्यादा स्टेल्थ क्षमता प्रदान करेगी। वहीं प्रोजेक्ट 77 की बात करें तो ये एक न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन यानी SSN होने वाली है, जिसका डिस्प्लेसमेंट 10,000 टन होगा और ये 190 मेगावाट के न्यूक्लियर रिएक्टर पर काम करेंगे। इससे हमें लंबी दूरी और लंबे समय तक समुद्र के नीचे रहने की क्षमता मिलेगी। इसमें हमें 24 सेल VLS यानी वर्टिकल लॉन्च सिस्टम देखने को मिलने वाले हैं। वियतनाम अब भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के काफी करीब पहुंच चुका है और ये डील तकरीबन 625 से 700 मिलियन डॉलर्स तक हो सकती है। वियतनाम अपने समुद्री तट की सुरक्षा मजबूत करना चाहता है, खासकर साउथ चाइना सी में बढ़ते तनाव को देखते हुए। इसके लिए वो भारत की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदना चाहता है। शुरुआत में वियतनाम जमीन से लॉन्च होने वाली कोस्टल डिफेंस बैटरीज खरीदेगा, जैसे फिलीपींस ने खरीदी थी। ये मिसाइल सिस्टम खुद दुश्मन के जहाजों को बहुत दूरी से निशाना बना सकता है। ब्रह्मोस, आप सब जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने इसकी ताकत देखी है और इसीलिए बहुत सारे देश जो अभी तक इसको खरीदने में हिचकिचा रहे थे वो खुल के भारत के सामने आए हैं।
और क्योंकि इस मिसाइल ने जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी बेहतरीन दिखाई है, तो वियतनाम चाहता है कि जल्दी से जल्दी डील फाइनलाइज किया जाए। वियतनाम भविष्य में अपने SU-30 फाइटर जेट्स पर एयर लॉन्च ब्रह्मोस लगाने में भी रुचि रख रहा है, लेकिन मौजूदा ब्रह्मोस क्योंकि बहुत भारी है, इसके लिए विमान में बदलाव करने पड़ेंगे, तो इस प्रोग्राम को बाद के लिए रखा गया है। फिलहाल वो जो कोस्टल डिफेंस बैटरीज हैं, उनको लेकर के इंटरेस्टेड है और डील बहुत जल्दी फाइनलाइज हो सकती है। अगली रिपोर्ट इंडियन एयरफोर्स को लेकर है। इंडियन एयरफोर्स अब तेजस मार्क 1 अल्फा फाइटर जेट को कुछ अधूरी सुविधाओं के साथ लेने पर विचार कर रही है, ताकि डिलीवरी में ज़्यादा डिले ना हो। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे तेजस मार्क 1 अल्फा की डिलीवरी जून के बाद भी लेट हो सकती है, और पहले ही अनुमान लगाया गया है और चेयर CMD ने खुद कंफर्म किया है कि अगस्त से सितंबर के बीच में जो पहला विमान है वो डिलीवर होगा। डिले की वजह आप सब जानते हैं, F404 इंजन और कुछ सर्टिफिकेशन। इंडियन एयरफोर्स की सबसे बड़ी चिंता ये है कि उसके पास स्क्वाड्रन नंबर्स लगातार गिर रहे हैं और लड़ाकू विमान नए बहुत कम आ रहे हैं। तो ऐसे में जो कुछ सिस्टम है उनको वहां पर कह सकते हैं कि छूट दी जा सकती है और उनके साथ इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। हालांकि जो बेसिक युद्ध क्षमता है, रेडार है, हथियार है, चलाने की क्षमता और सुरक्षा सिस्टम वहां पर मौजूद रहेंगे, उनसे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। यानी पायलट कुछ काम ऑटोमेटिक सिस्टम की जगह मैनुअली कर सकते हैं, जैसा पुराने लड़ाकू विमानों में होता था। इंडियन एयरफोर्स ये चाहती है कि विमान शुरुआत से लड़ाई के लिए उपयोगी होने चाहिए, बाद में सॉफ्टवेयर अपडेट और जो नए फीचर्स हैं जोड़कर सिस्टम को पूरी तरीके से तैयार किया जा सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने साफ कर दिया है कि भारत में बना उत्तम एसा रेडार अभी पहले बैच के तेजस मार्क 1 अल्फा लड़ाकू विमानों में नहीं लगाया जाएगा। आसान भाषा में बात करें तो भारतीय वायुसेना ने पहले जो 83 तेजस मार्क 1 अल्फा और ट्रेनर विमान ऑर्डर किए हैं, इन सभी विमानों में अभी इजरायली इल्टा ELM-2052 एसा रेडार का ही उपयोग होगा। पहले उम्मीद थी कि 41वें विमान से उत्तम रेडार लगना शुरू होगा, लेकिन अब ये उम्मीद भी धूमिल हो चुकी है और इस योजना को टाल दिया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का कहना है कि उत्तम एसा रेडार दूसरे बैच के लगभग 97 जेट्स में यूज किया जाएगा। इसका कारण यही है कि तेजस प्रोग्राम पहले से ही डिले को फेस कर रहा है, खासकर F404 इंजन और सर्टिफिकेशन की वजह से, और HAL अभी उत्पादन को स्थिर और तेज रखना चाहता है, इसीलिए बीच में नया रेडार जोड़कर वो अतिरिक्त टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन का जोखिम नहीं लेना चाहते। ये रेडार DRDO द्वारा विकसित किया गया है और इसे एयर टू ग्राउंड दोनों मिशनों के लिए बेहतर क्षमता तेजस को मिलेगी, लेकिन ये क्षमता हमें जो सेकंड फेज में अपग्रेड है या सेकंड जो अपग्रेडेड बैच है उसमें ही देखने को मिलने वाली है। मौजूदा बैच हमें इल्टा ELM-2052 के साथ ही देखने को मिलने वाले हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बताया कि भारत के नए फाइटर जेट यानी तेजस मार्क 2 का ढांचा बनना शुरू हो चुका है। अभी विमान के बड़े हिस्सों को जोड़ने का काम चल रहा है और जो प्रोटोटाइप है ये मार्च 2027 तक बाहर लाने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यहाँ पर पहले प्रोटोटाइप की बात हुई है या सेकेंड प्रोटोटाइप की, क्योंकि रिमोट्स की बात माने तो जो पहला प्रोटोटाइप है ये ऑलमोस्ट बन के तैयार है और इसकी टेस्टिंग चल रही है, तो संभवतः ये सेकेंड प्रोटोटाइप के बारे में HAL ने बात करी है। तेजस मार्क 2 इस समय हमारे सबसे ज़्यादा जो सर्च किए जाने वाले विमान हैं उनके सूची में सबसे ऊपर है और ये मिराज 2000, जैगवार और MiG-29 जैसे पुराने विमानों को रिप्लेस करने की जिम्मेदारी को पूरा करेगा। तेजस मार्क 2 को लेकर माना जा रहा है कि 2026 के अंत तक इसकी पहली उड़ान संभावित है। हालांकि ये HAL है, इनकी कथनी और करनी कितनी एक्यूरेट होती है इस पर टिप्पणी ना ही की जाए तो ज़्यादा अच्छी है। अब यही उम्मीद बची है कि क्या हमें 2026 में इसके दर्शन हो भी पाते हैं या नहीं, और वर्स्ट केस सिनेरियो में ये प्रोग्राम मार्च 2027 तक ठेकेला जा सकता है। देखते हैं HAL इस बार अपनी कथनी और करनी को कितना बरकरार रखती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।